हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का थर्ड पार्ट विच इज़ महाजनपद एज। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वैदिक लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि लोग कबीलों में रहते थे और इन कबीलों में रहने वाले लोगों को जन कहा जाता था और इसी जनों में जो सबसे स्ट्रांग होल्ड पर्सन होता था उसे राजन अपॉइंट कर दिया जाता था। और इसी राजन की वजह से 6th सेंचुरी बीसी में जनपदों का निर्माण हुआ और यही जनपद अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग महाजनपद में कन्वर्ट हुए। अंगुत्तर निकाय इज बेसिकली अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन विच there is an evidence of 16 महाजनपद्स during the time of 6th century BC। तो ये जो महाजनपद थे ये छोटे छोटे जो ट्राइबल रेसिडेंसीज थी इनसे डेवलप हुए थे। The history of the emergence of Mahajanpada can be linked to the development of eastern Uttar Pradesh and western Bihar during the 6th to the 4th century BC, where agriculture flourished due to the availability of fertile lands and iron production increased due to availability of iron ore in large quantities। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि आयरन का जो इंट्रोडक्शन था वो वैदिक एज में ज़्यादा हुआ और इसी वजह से लेटर वैदिक एज में आयरन की अवेलेबिलिटी की वजह से जहाँ जहाँ जिन भी एरियाज में ज़्यादा आयरन और डेवलप हो पाया प्रोड्यूस हो पाया वहाँ वहाँ पर जनपदों का महाजनपदों का निर्माण हुआ। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ इट्स टेरिटरीज ऑफ द जनपदास ड्यू टू द use of iron weapons and later addressed as 16 highly developed regions or महाजनपद। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। The जनपद्स were the major kingdoms of the Vedic India. During that period, Aryans were the most powerful tribes and were called as Jana. This gave rise to the term Janpada, where Jana means people and Pada means foot. The foothold of a tribe, the foothold of people. By the 16th century BC, there were approximately 22 different Janpads, socio-economic development, chiefly due to the use of iron tools in agriculture and military. तो ये जो 22 जनपद थे ऐसा एविडेंस मिलता है। 22 जनपदों में लगभग जो आयरन डिपेंडेंसी थी सभी में ज़्यादा थी और इसी की वजह से यही 22 जनपद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुए 16 महाजनपदों में। काबुल वैली इन द नॉर्थ वेस्ट टू द बॉर्डर्स ऑफ द बंगाल इन द ईस्ट, द एक्सपेंशन ऑफ द महाजनपद was called as the second urbanization of India. The first urbanization is called during the time of Indus Valley civilization, and after that second urbanization was developed during the age of Mahajanpada. तो हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली शहरी या नगरीय सभ्यता मानी जाती है और दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद एज को कहा जाता है। During that period, the political center shifted from the west of the Indo-Gangetic plains to the eastern side of it. This was due to better fertility of the land because of more rainfall and rivers. Also, this region was closer to iron production centers. जब वैदिक एज में कर्म लेटर वैदिक एज में कर्म की जगह कर्मकांड इंपॉर्टेंट हो गए, धीरे धीरे यज्ञों की प्रधानता हो गई, तो उस कंडीशन में और संस्कृत एलीट क्लास की लैंग्वेज बन गई जिसकी वजह से अब लोगों में डिफरेंट सेक्ट्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज डेवलप हुई और लोगों ने धीरे धीरे वैदिक एज को छोड़ना स्टार्ट किया और लोकल लैंग्वेजेस में जो रिलीजन डेवलप हो रहे थे, जैसे बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ पाली लैंग्वेज में, जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ प्राकृत लैंग्वेज में, तो इन्हीं लैंग्वेजेस में जो
नए रिलीजन डेवलप हुए। महाजनपद एज में इन नए रिलीजन्स को बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करना लोगों ने स्टार्ट किया। अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें 16 महाजनपद डेवलप किए गए हैं, और अकॉर्डिंग टू 16 महाजनपद ऑफ अंगुत्तर निकाय, these are the 16 महाजनपद on your screen. काशी, कौशला, अंगा, मगध, वज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, असका, अवंती, गांधार and Kamboj. And as you are watching on the screen, the capital of these महाजनपद are also elaborated. अंग की कैपिटल चंपा हुआ करती थी और ये बंगाल का रीजन हुआ करता था, मुंगेर और भागलपुर वाला। मगध की राजधानी स्टार्टिंग में गिरिव्रज और राजगीर हुआ करती थी। पटना बाद में इसकी राजधानी बनी, तो ये बिहार का क्षेत्र था। काशी जो आजकल की काशी है, बनारस, इसकी राजधानी था। वत्स कौशाम्बी जो आजकल इलाहाबाद है। कौशल श्रावस्ती जिसे आजकल पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं। ऐसे 16 महाजनपद डिवाइड किए गए थे। तो अब हम लोग जानते हैं डिटेल में इन 16 महाजनपदों के बारे में। In the course of time, smaller or weak kingdoms and the republics were eliminated by the stronger rulers. Vajji and Malla were Sangha. The Sangha had a government by assembly, and within the assembly they had oligarchy. Like there are monarchy, there are diarchy, and there is oligarchy. Oligarchy means the rule of a few, means there are more than 2 persons. So in Vajji and Malla there used to be oligarchy kind of administration. मगध हम लोग अब लेटर सेशंस में डिस्कस करेंगे मगध एम्पायर के बारे में, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर्स बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अवंती प्रद्योत, कौशल, प्रसेनजीत, वत्स, उदयन। तो ये सब हम लोग मगध एम्पायर में डिस्कस करेंगे। तो अंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन 16 महाजनपद के थोड़े थोड़े फैक्ट्स देते हैं। जैसे अंग महाजनपद फाइंड्स रेफरेंस इन दी महाभारत एंड अथर्ववेद। During the rule of Bimbisara, it was taken over by Magad Empire. It is situated in present-day Bihar and West Bengal. Its capital Champa was located at the confluence of the Ganga and Champa River. It was an important commercial center of trade routines, and merchants sailed from here to Suvarna Bhumi, which is known as Southeast Asia. So Champa था। अंग, अब हम लोग बात करते हैं मगध की, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह हुआ करती थी। मगध finds a mention in the Atharvaveda. It was located in present day Bihar, and later Magadha became a center of Jainism, and the first Buddhist council was held in Rajgrah. अब काशी अपनी बनारस की बात करते हैं। It was located in Varanasi. This city got its name from rivers Varuna and Asi, as cited in the Matsya Puran. Kashi was capital of Kausala. अब वत्स राज्य की बात करते हैं हम लोग। वत्स इज ऑल्सो नोन एज वंश। इसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिस महाजनपद फॉलोड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। कौशल, it was located in modern Awadh region of Uttar Pradesh. The area also included Ayodhya, an important city associated with the Ramayana. Kausala also included the tribal republican territory of Shakya of Kapilvastu, जिस कुल में बाद में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। Lumbini in Kapilvastu is the birthplace of Gautam Buddha. Important king was Prasenjit, who was
कंटेम्पररी टू लॉर्ड बुद्धा। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती मानी जाती है। इसे कुशावटी भी कहीं कहीं पर कहा गया है। हम लोग बात करते हैं शूरसेन की, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट था, मथुरा इसकी राजधानी थी। दिस प्लेस वाज सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ Megasthenes. There was a dominance of the Buddha's followers also. Important king Avantipura, who was the disciple of Buddha. Its capital Mathura was on the bank of river Yamuna. अब पांचाल की बात करते हैं, जिसे अहिछत्र और काम्पिल्य के रूप में डिफाइन किया गया है। अहिछत्र और काम्पिल्य पांचाल की राजधानियां हुआ करती थी। Its capital for northern Panchal was Ahichhatra, which is now known as Bareilly, and Kampilya, which is now known as Farrukhabad, for its southern region. The famous city of Kannauj was situated in the kingdom of Panchal. Later, the nature of governance shifted from monarchy to republic in it. तो यहाँ पर मोनार्की से, यानी कि राजशाही से गणतंत्र में शासन व्यवस्था चेंज हो गई। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा वाला रीजन कुरु कहलाता था। द एरिया अराउंड कुरुक्षेत्र वॉज apparently the site of Kuru Mahajanpad. It moved to a republic form of governance. The epic poem Mahabharata tells of a conflict between two branches of the reigning Kuru clan, Kaurav and Pandav. मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराट नगर हुआ करती थी, जो कि आजकल जयपुर के नाम से जानी जाती है। It was situated to the west of Panchalas and south of the Kurus. The capital was at Virat Nagar, which is now known as Bairat. It is situated around present-day Jaipur and Alwar. Founder of Matsya kingdom was Virat. चेती, इसकी राजधानी शुक्तिमती मानी गई है। बुंदेलखंड वाला रीजन है ये। This was cited in the Rig Veda. The capital was Shuktimati. It is located in the present-day Bundelkhand region. King Shishupala was known as the important one. He was killed by Vasudev Krishna during the Rajasuya sacrifice of the Pandava king Yudhishthira. महाभारत के अनुसार शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण के द्वारा कर दी गई जब युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। अगला महत्वपूर्ण जनपद है महाजनपद अवंती, जिसे आजकल मालवा या मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसकी राजधानी उज्जैनी महिष्मती हुआ करती थी। अवंती was significant in relation to the rise of Buddhism. The capital of Avanti was located at Ujjain and Mahishmati. It was situated around present-day Malwa and Madhya Pradesh. Important king was Pradyot, father-in-law of Udayan, king of Vatsa. तो प्रद्योत यहाँ के राजा हुआ करते थे। जिस समय बिंबसार का शासन हुआ करता था, तो बिंबसार से, मौर्यन एम्पायर से, मगध एम्पायर से प्रद्योत की हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। और एक बार कहा जाता है कि प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई तो पूरे हर जगह से उसने वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई उपचार ना हो पाया। तो मगध के बिंबसार से उसने हेल्प मांगी और बिंबसार ने अपने वैद्य जीवक को इनके यहाँ भेजा और जीवक की दवाएं खाकर प्रद्योत ठीक हो गए और प्रद्योत ने फिर उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली। इस तरीके का एविडेंस भी मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। अब हम लोग बात करते हैं गांधार की, जो कि आजकल कांधार के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी।
ये वेस्टर्न पाकिस्तान वाला रीजन है, रावलपिंडी वाला क्षेत्र। द कैपिटल वाज एट तक्षशिला, present day location modern Peshawar and Rawalpindi, Pakistan, and the Kashmir Valley. Gandhar is cited in the Atharva Veda. The people were highly trained in the art of war. It was significant for international commercial activities. Important king used to be Pushkarasin. Gandhar was conquered by Persians in the later part of the 6th century BC. तो ये तो बात हुई गांधार की। अब हम लोग बात करते हैं वत्स किंगडम की, वत्स राज की, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसे यमुना के किनारे बसाया गया और इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के पास से हुआ करती थी। कंबोज, जो आजकल राजौरी और हाजरा कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिसे NWFP कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में, वो कंबोज के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी थी पूंछ। इट वॉज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड हिंदू कुश। सेवरल लिटरेरी सोर्सेज मेंशन दैट कंबोज वॉज अ रिपब्लिक। कंबोजा हैड एन एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। अस्मक और अस्सका, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसकी राजधानी पोटलिया पोटन हुआ करती थी। इट वॉज द ओनली महाजनपद सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्या रीजन एंड वॉज इन दक्षिणापथ। इट इंक्लूडेड द रीजन ऑफ प्रतिष्ठान और पैठान। वज्जी राज्य की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, जिसे आजकल उत्तर बिहार कहा जाता है। नॉर्थ ऑफ गंगा इन डिवीजन ऑफ तिरहुत was the state of Vajjis. It included 8 clans, the most powerful being the Lichavis. The capital was Vaishali. Videhan, capital was Mithila. Jantrikas, they were based in Kundapura. Mahavira belonged to the Chantrikas clan. The Vajjis were defeated by अजात शत्रु। तो मगध एम्पायर में का अगला बिंबिसार के बाद राजा था अजात शत्रु, जिसने लिच्छवियों को हराया। मल्ल, जिसे जो आजकल उत्तर प्रदेश में देवरिया और पडरौना वाला जो क्षेत्र है, उसे गोरखपुर कुशीनगर वाला क्षेत्र, उसे मल्ल कहा जाता था। इसकी राजधानी कुशीनारा थी। It finds a reference in Buddhist and Jain texts in the Mahabharata. Malla was a republic. Its territory touched the northern border of the Vajji state. Its capital was Kushinagar and Pava. Both capitals are important in the history of Buddhism. The Buddhist text took his last, the Lord Buddha took his last meal at Pava and went to Mahaparinirvan at Kushinara. तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन कुशीनगर में ही ग्रहण किया और वहीं पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग उस समय के महाजनपद एज के जो स्थापत्य कला थी और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। Most of these states were monarchies, but some were republics known as Gan or Sangh. These Gan or Sangh were oligarchies where the king was elected and he ruled with the help of council. Vajji was an important Mahajanpad with a Sangh form of government. उस समय गण और संघ के रूप में गणतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन कुछ ओलिगार्कीज भी उस समय मिलती हैं। और इसके अलावा
वज्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था जिसमें संघ के प्रकार की राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। The founders of Jainism and Buddhism came from republican states. Each Mahajanpad had a capital city. Most of them had forts built around them for protection from other kings. Regular armies were maintained by these new kings. They are also known as to collect taxes from the people. Usually the tax or crops was 1/6 of the production. This was known as bhaga or share. तो पूरी फसल का 1/6 भाग राजा को दान में दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, लगान के रूप में। इवन क्राफ्ट्समैन, हर्डर्स, हंटर्स एंड ट्रेडर्स वर टैक्स्ड। सभी लोगों पर कर लगाया जाता था। अब उस समय एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव आए? द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर्स, this increased production. The farmers began transplanting paddy. This means that instead of scattering seeds on the soil, saplings were grown and planted in the fields. This greatly increased the production, but work out increased manifold. कृषि में बहुत सारे बदलाव आए। अब हल का आकार बदल गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। धान की खेती बहुत अच्छी होने लगी और उसकी वजह से अब जो स्कैटरिंग सीड्स थे और सैपलिंग्स थे उनको उगाने की एक नई विधि को विकसित किया जाने लगा था। आर्ट और आर्किटेक्चर में भी मौर्यन एम्पायर और 6th सेंचुरी बीसी से एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे कि मौर्यन एम्पायर के बारे में बारबरा हिल जो बिहार में स्थित है, इससे पता चलता है। इसके अलावा गया के उत्तर में ये बारबरा हिल है और नागार्जुना हिल है। ये सब गुफा चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं। अशोक के आजीवक जो संप्रदाय से जो कनेक्शंस थे, इसके बारे में भी नागार्जुन हिल में पता चलता है। नगरा शैला नगर टेम्पल, तो हम लोगों को पता है कि उस टाइम भारत में जो मूर्ति कला, स्थापत्य कलाएं थी, तो स्थापत्य कला की बात करें अगर आर्किटेक्चर की, तो 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स वर प्रेजेंट: नागर, बेसर एंड द्रविड़। उत्तर भारत में जिस प्रकार की आर्किटेक्चर देखने को मिलता है उसे नागर शैली कहा जाता है, और दक्षिण भारत में द्रविडियन शैली प्रचलित थी, जबकि उत्तर और दक्षिण के मध्य में बेसर, जो कि मिक्सचर है नागर और द्रविडियन का, ये बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। उस समय काफी स्तूपों का निर्माण किया गया। जैसे कि हम लोगों को पता है कि बुद्धिज्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजन था उस टाइम, और बुद्धिज्म में स्तूप भी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। चैत्य विहार की फॉर्म में इन स्तूपों का निर्माण किया गया था। ये देखिए, ये नागर शैली में बना हुआ खजुराहो का टेम्पल है। It is common in this style to build an entire temple on a stone platform with steps leading up to it. तो ये पूरी पत्थर से बनाया हुआ ये स्थापत्य कला है, जिसमें सीढ़ी नुमा संरचनाएं देखने को मिलती थी। The Nagar style has its origin in the structural temples of the Gupta period. Used stone such as chlorite, sandstone, white marble, usually built on upraised platforms. तो नागर स्टाइल में बहुत सारे शिखर मिले हैं, जैसे रेखा प्रसाद है, लैटना है, फमसाना है, वल्लभी है,
गर्भगृह है, मंडपा है, विमाना है, अमलका है, कलश है। ये द्रविडियन स्टाइल है, साउथ इंडियन। इसमें भी फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेटवे नोन एज गोपुरम। तो द्रविडियन स्टाइल में गोपुरम हुआ करता था, विमान हुआ करता था, वल मल्टीप्लाइड स्टोरी, जैसा कि आप ट्रायंगुलर फॉर्म देख पा रहे हैं, उसे विमान या गर्भगृह कहा जाता था। The crowning element is shaped in the form of an octagon and is known as शिखर। सबसे ऊपर एक ऑक्टागन की फॉर्म में एक गुंबद बनाया जाता था जिसे शिखर कहते थे। मंडपा, a pillared hall with elaborately carved pillars and a flat roof was placed before the deity's room। इसके अंदर, इसके नीचे मंडप हुआ करता था जो कि खंभों पर टिका रहता था। The Dravidian style, southern style of architecture can be classified into following period। तो ये पल्लवा स्टाइल, चोला स्टाइल, पांड्य स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और नायक या मदुरा स्टाइल के द्रविडियन आर्किटेक्चर हम लोगों को साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन नगरा एंड द्रविडियन। तो ये नागर शैली यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में थी, जबकि साउदर्न कृष्णा और गोदावरी से वाला क्षेत्र जो था, कन्याकुमारी तक, यहाँ द्रविडियन था। इट हैज टावर्स और शिखर्स with rounded top and carved linear outline. Towers in the shape of a pyramid called the Vimana in Dravidian style. Pillars are absent in these temples. नागर में पिलर नहीं पाए जाते, जबकि द्रविडियंस में पिलर पाए जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था द्रविडियन का। गोपुरम नागर में एब्सेंट थे, जबकि द्रविडियंस में पाए जाते थे। वाटर टैंक नागर में एब्सेंट थे, लेकिन द्रविडियंस में पाए जाते थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में। तो आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।